करता रहा। जैसा कि दुकानदार ने बताया था, मूर्ति पर लगे ज्वालापंख वाकई बहुत खूबसूरती से बनाए गए थे। एक नज़र में वे सचमुच जलती हुई लपटों जैसे लग रहे थे। ईशान मूर्ति को अपने हाथों में घुमाता रहा, उसे अलग अलग कोनों से निहारता रहा। लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। पंख काले होने के कारण परावर्तक लग रहे थे। अभी कुछ देर पहले जब ईशान मूर्ति को देख रहा था, तो उसे काले पंखों में किसी चीज की झलक दिखाई दी, एक जानी पहचानी आकृति जो दुकान के प्रवेश द्वार से गुजर रही थी। जब ईशान ने वह आकृति देखी तो उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि वह व्यक्ति ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का चैंपियन फाइटर बर्गेस था। जैसे ही ईशान को यह एहसास हुआ, उसने तुरंत अपनी मूर्ति नीचे रख दी और भूमध्य सागरीय दिखने वाले दुकानदार से कहा, इसे मेरे लिए लपेट दो, मैं बाद में इसे लेने आऊंगा। दुकानदार के जवाब का इंतजार किए बिना ईशान दुकान से बाहर निकल गया। अरे, अंततः तुम्हारा रास्ता मिल गया। जब से ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकुओं ने मैरी जियोइस पर हमला किया और भाग निकले, तब से काफी समय तक उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली, मानो वे गायब हो गए हों। यद्यपि व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं ने टीच और उसके दल की खोज के लिए अपने लोगों को फैला दिया था, लेकिन समुद्र की विशालता के कारण उनका पता लगाना बहुत कठिन था, खासकर तब जब वे लोग जानते थे कि उनकी स्थिति नाजुक है और वे जानबूझकर अपना ठिकाना छिपा रहे थे। लेकिन ईशान ने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ खरीदारी करने के लिए यहाँ आते समय वह गलती से बर्गेस से टकरा जाएगा। उसके पास उसे भागने देने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वर्तमान में निम्नलिखित उपन्यासों का अनुवाद कर रहा हूँ। सुपर कार्ड सिस्टम, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं और अधिक अध्याय पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया मेरे पैट्रेयो की सदस्यता लें। बर्गेस का कद बहुत ऊंचा था, इसलिए जैसे ही ईशान स्टोर से बाहर निकला, उसने तुरंत भीड़ में उसका रूप देख लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के ईशान उसके पीछे चला गया और अपना चेहरा छुपाने के लिए अपने लबादे का हुड नीचे खींच लिया। उन्होंने उचित दूरी बनाए रखी, लेकिन बर्गेस की हर गतिविधि को भांपने के लिए अपना एनफील्ड सक्रिय कर लिया। बर्गेस एक विशाल बैग लिए हुए था, जो इतना भरा हुआ था कि उसका वजन कई 100 किलोग्राम लग रहा था। फिर भी उसने एक हाथ से उसे कंधे पर बड़ी सहजता से लटका रखा था। दूसरे हाथ में उसने शराब की एक शीशे की बोतल पकड़ी हुई थी और वह सड़क पर इठलाता हुआ, सिर पीछे झुकाए, शराब के घूंट पीता जा रहा था। एक बड़ा घूंट पीने के बाद उसने संतुष्टि के साथ अपना मुंह पोंछा और पीना जारी रखने से पहले संतुष्ट स्वर में बोला, यह आदमी न सिर्फ अविश्वसनीय रूप से बलवान था, बल्कि सड़कों पर टहलते हुए शराबी की तरह शराब भी पीता था। जिस किसी से भी वह टकराता, उसे गुस्से से घूरता, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, बल्कि एक तरफ हटकर उसे आगे निकल जाने देता। इससे बर्गेस और भी अधिक आत्मसंतुष्ट हो गया और इसी कारण उसे पता ही नहीं चला कि उसका पीछा किया जा रहा है। ईशान बर्गेस का पीछा करता रहा, सीधे उससे भिड़ने से बचता रहा, क्योंकि वह देखना चाहता था कि बर्गेस कहाँ जा रहा है। अगर बर्गेस टीच और बाकी क्रू से मिलने के लिए वापस लौट रहा होता, तो यह आदर्श होता। तब ईशान सीधे उनके ठिकाने का पता लगा सकता था। जैसे ही बर्गेस आगे बढ़ा, एक छोटा कुत्ता अचानक उस पर भौंकने लगा, अपनी पूंछ जोर जोर से हिला रहा था। उसकी नजरें बर्गेस के कंधे पर टंगे बड़े बैग पर टिकी हुई थीं। यह दृश्य देखकर ईशान का दिमाग तेजी से घूम गया और उसने पास जाने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। उसने हवा सूंघी और सचमुच उसे बैग से आती हुई मांस की खुशबू आ गई। क्या यह आदमी खाना खरीदने गया है? ईशान ने अंदाजा लगाया। छोटा कुत्ता, जो अभी भी भौंक रहा था, बर्गेस की एक लात से उड़कर दूर जा गिरा और दर्द से कराहने लगा।
बरगेस ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, चलते चलते पानी पीता रहा। ईशान ने बरगेस के व्यवहार को ध्यान से देखा और पाया कि पीने की उसकी उत्सुकता असामान्य लग रही थी, मानो उसने बहुत समय से शराब नहीं पी हो और वह उसे बड़ी भूख से पी रहा हो। उसी समय ईशान सतर्क रहा और आसपास के माहौल पर नजर रखे रहा। उसे डर था कि कहीं ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का कोई और सदस्य बरगेस के साथ न आ जाए। हालांकि ईशान को यह उम्मीद नहीं थी कि बरगेस सीधे शहर के बंदरगाह की ओर बढ़ जाएगा। बंदरगाह पहुंचते ही बरगेस ने अपना बैग एक छोटी नाव पर फेंक दिया, जिससे नाव अतिरिक्त भार से थोड़ी डूब गई। फिर उसने नाव को घाट से बांधने वाली रस्सी खोली, खुद नाव पर छलांग लगाई और नाव चलाने लगा, जाने का इरादा रखते हुए। यह आदमी अकेला है। ईशान को तुरंत एहसास हुआ। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे अभी अपना परिचय दे देना चाहिए या उसका पीछा करते रहना चाहिए? उसका पीछा करते रहना जोखिम भरा होता। विशाल खुले समुद्र में अगर वह बहुत पीछे रह जाता तो बरगेस को खो सकता था, लेकिन अगर वह बहुत पास आ जाता तो बरगेस जरूर देख लेता। वह बेवकूफ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि एकमात्र विकल्प हवा से उसका पीछा करना था। ईशान ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने तब तक इंतजार किया जब तक बरगेस अपनी छोटी नाव को समुद्र में काफी दूर तक नहीं ले गया। फिर एक सुनसान जगह ढूंढी, अपना लबादा उतारा और अपने जलते हुए पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। एक बार हवा में उड़ने के बाद ईशान सीधे ऊपर की ओर चढ़ गया और बादलों की परत के ठीक नीचे काफी ऊपर अपनी स्थिति बना ली, जहां से वह नीचे बरगेस की छोटी नाव को देख सकता था। अपने ज्वलंत पंखों से उड़ान भरने में ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती थी, इसलिए ईशान काफी देर तक ऊंचाई पर अपनी स्थिति बनाए रख पाता था। हालांकि समस्या यह थी कि उस सुविधाजनक स्थान से बरगेस की छोटी नाव बहुत धीमी गति से चल रही थी। इसमें कोई मदद नहीं थी। बरगेस की छोटी नाव कोई पाल वाली नाव नहीं थी, वह बरगेस की असाधारण भुजाओं की ताकत पर ही आगे बढ़ सकती थी। स्वाभाविक रूप से पानी पर उसकी गति धीमी थी। ईशान जानता था कि किसी का पीछा करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, इसलिए उसने अपनी अधीरता पर काबू पाया और चुपचाप आसमान में मंडराता रहा। उसकी नजरें बरगेस की छोटी नाव पर टिकी थीं। काफी देर तक पीछा करने के बावजूद बरगेस बंदरगाह से ज्यादा दूर नहीं गया था। हालांकि बरगेस नाव चला रहा था, फिर भी वह पीना नहीं भूला था। वह कुछ स्ट्रोक लगाता, फिर बोतल उठाकर घूंट भर लेता। इस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि ईशान आसमान से उसे देख रहा है, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से पीने में लगा हुआ था। ईशान ने बरगेस की दिशा में आगे देखा, लेकिन उसे अपनी दृष्टि रेखा में कोई द्वीप दिखाई नहीं दिया। यह एहसास ईशान को परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकू जिस जगह छिपे थे वह शायद बहुत दूर हो। इस धारणा को इस तथ्य से और बल मिला कि बरगेस ने इतनी बड़ी मात्रा में आपूर्ति खरीदी थी। ऐसा लग रहा था कि ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकू बहुत सतर्क थे, जो कि वाजिब भी था। व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकू न सिर्फ उनका पीछा कर रहे थे, बल्कि विश्व सरकार भी उन पर एक सेलेस्टियल ड्रैगन पर हमला करके उसे मारने और गोपनीय दस्तावेज चुराने के लिए बहुत नाराज थी। असल में ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकुओं के दुश्मन हर जगह थे, इसलिए उनके पास सावधान रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस गति से कौन जानता था कि बरगेस को उनके ठिकाने तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। जैसे ही ईशान झिझक रहा था कि क्या अपनी तेज रफ्तार उड़ान से आगे की ओर देखूं और देखूं कि इस दिशा में कोई द्वीप तो नहीं है, अचानक उसे घबराहट हुई। उसने अचानक हवा में ही अपना शरीर घुमाया। एक गोल वस्तु उसके पास से तेजी से गुजरी, लेकिन बाल बच गई। क्या वो गोली थी? ईशान का पहला ख्याल यही था,
और उसी वक्त उसे हवा में गोली की आवाज गूंजती सुनाई दी। हालांकि हवा में रहते हुए उसे किसी के हमला करने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी ईशान ने सहज रूप से अपना एन फीड सक्रिय रखा था। यही वजह थी कि उसे गोली का आभास समय रहते हो गया, जिससे वह चकमा दे पाया। ईशान ने अपनी नजर ग्लास द्वीपसमूह की दिशा की ओर घुमाई। गोली की दिशा को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि गोली उसके पीछे वाले कस्बे से आई थी, और शहर और ईशान की वर्तमान स्थिति के बीच की दूरी को देखते हुए, जो कम से कम कई किलोमीटर थी, ईशान केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोच सकता था जो इस तरह की उपलब्धि के लिए सक्षम था, ब्लैकबर्ड पायरेट्स का स्नाइपर वैन ऑगर। अरे यार, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि बर्गेस का यहाँ कोई साथी होगा। ये लोग बहुत चालाक हैं, बर्गेस को अकेले आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि वैन ऑगर पीछे रहकर देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं। ईशान को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ब्लैकबियर्ड पायरेट्स वाकई बहुत बुरी स्थिति में होंगे, वरना वे इतने सतर्क क्यों नहीं होते। यहाँ तक कि सामान खरीदने के लिए निकलते समय भी कोई न कोई उनकी राह छिपाए रहता था। शहर की ओर देखते हुए ईशान को पता था कि अगर वह अब वैन ऑगर के पीछे मुड़ा तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। वह आदमी शहर की भीड़ में आसानी से गायब हो सकता था, और इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण ईशान के लिए उसे ढूंढना मुश्किल होगा। तो ऐसा लगता है कि मुझे बर्गेस को पकड़ना होगा। यह विचार करते हुए ईशान सीधे समुद्र की ओर चला गया। बर्गेस ने भी गोली की आवाज सुनी। वैन ऑगर उसका साथी था, इसलिए वह वैन ऑगर की गोली की आवाज को गलत नहीं समझ सकता था। गोली की आवाज सुनते ही, हालांकि बर्गेस ने अभी तक यह नहीं देखा था कि वैन ऑगर किसे निशाना बना रहा है, वह समझ गया कि यह एक चेतावनी है। घबराकर उसने बोतल हाथ में फेंकी और जल्दी से नाव को वापस खेने के लिए मोड़ दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है, तो इसका मतलब था कि उसके पीछा करने वाले ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकुओं के ठिकाने का पता लगाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। इस समय वह आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि इससे दुश्मन को उनके ठिकाने का पता चल जाता। जाने से पहले टीच ने उन्हें खास तौर पर चेतावनी दी थी कि वे बेहद सतर्क रहें और किसी को भी उस ठिकाने तक न ले जाएं। इसलिए अब बर्गेस बस यही सोच रहा था कि वापस लौटकर वैन ऑगर के साथ मिलकर उस पीछा करने वाले को खत्म कर दे। हालांकि जैसे ही वह छोटी नाव को तेजी से खे रहा था, नाव का अगला हिस्सा अचानक झुक गया और एक आकृति नाव के अगले हिस्से पर आ गिरी। बर्गेस कुछ नशे में था, लेकिन गोली की आवाज ने उसे बेहोश कर दिया था। जब उसने देखा कि नाव के अगले हिस्से पर कौन बैठा है, तो वह इतना डर गया कि उसकी आत्मा ही लगभग शरीर से निकल गई। धधत्त, यह तुम कैसे हो सकते हो? बर्गेस की आवाज कांप उठी। उसने सोचा था कि पीछा करने वाला कोई इनामी शिकारी समूह या व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं या विश्व सरकार द्वारा दिए गए इनामों का लालची समुद्री डाकू हो सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पीछा करने वाला व्यक्ति ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकुओं का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, सभी खतरों में सबसे घातक। बर्गेस, ईशान ने सेनबोनजाकुरा के मूठ पर हाथ रखते हुए उसकी ओर देखते हुए ठंडी मुस्कान दी। तुम्हारा कैप्टन कहाँ है, टीच? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। बर्गेस पूरी तरह से घबरा गया था। बार बार चिल्लाते हुए वह अचानक नाव के किनारे से कूद गया। उसे याद आया कि ईशान एक शैतान फल उपयोग करता था और उसने सोचा कि वह पानी में गोता लगाकर ईशान के खतरे से बच सकता है। हालांकि यह अन्य डेविल फ्रूट उपयोगकर्ताओं के खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन ईशान से दूर तैरने की कोशिश करना मूर्खता से कम नहीं था। ईशान ने उसके पीछे कूदने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने बस अपना हाथ उठाया
और आसमान से बिजली का एक तेज गोला उसी जगह गिरा जहां बरगेस ने पानी में छलांग लगाई थी। एक चटकने वाली आवाज के साथ बिजली पानी में फैल गई और जल्द ही बरगेस सतह पर तैरने लगा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हिल रहा था। वह अपने आसपास की मछलियों से कुछ अलग नहीं दिख रहा था, जो सभी बिजली के झटके से मर गई थीं और अब पेट के बल तैर रही थीं। चप्पू के कुछ झटकों से ईशान ने छोटी नाव को बरगेस के पास पहुंचा दिया। फिर वह किनारे पर झुका, बरगेस का पैर पकड़ा और कलाई के एक झटके से उसे वापस नाव पर फेंक दिया। बरगेस पहले बिजली गिरने से पूरी तरह बेहोश हो चुका था। चूंकि ईशान ने 5 सितारा ट्रंक कार्ड सक्रिय कर दिया था, जिससे निष्क्रिय आक्रमण शक्ति में वृद्धि होती थी, इसलिए अब उसके द्वारा किया गया एक आकस्मिक बिजली का प्रहार भी लगभग 6 करोड़ वोल्ट के बराबर शक्ति उत्पन्न करता था, जो एनेल की क्षमता के समान था। परिणामस्वरूप बरगेस न केवल बेहोश हो गया था, बल्कि उसने काफी मात्रा में समुद्री पानी भी निगल लिया था। उसे नाव पर फेंकने के बाद ईशान ने देखा कि बरगेस को अभी भी होश नहीं आया है, तो उसने बस उसके पेट पर पैर पटक दिया। यह कठोर और भद्दा था, लेकिन असरदार। बरगेस लात के जोर से झींगे की तरह सिकुड़ गया और आखिरकार होश में आने से पहले उसने मुंह में समुद्री पानी उगल दिया। टीच कहाँ है? ईशान ने बरगेस पर अपना पैर दबाते हुए ठंडे स्वर में पूछा। खांसी खांसी। बरगेस सांस लेने की कोशिश करते हुए हकलाया। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, जिद्दी मत भूलो, तुम सिर्फ एक समुद्री डाकू हो, कोई नेक इंसान नहीं जो किसी मकसद के लिए जान देने को तैयार हो। तुम्हारे जैसे किसी के लिए राज छुपाने का क्या मतलब है? बरगेस के हुड के नीचे उसकी आंखें घबराहट से घूम रही थीं, लेकिन वह चुप रहा। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, सहयोग करने से इनकार कर दिया। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम बात नहीं करोगी, मैं टीच को नहीं ढूंढ पाऊंगा? ईशान ने व्यंग्यात्मक लहजे में सेनबोन जाकुरा निकाला और ब्लेड की नोक से बरगेस द्वारा नाव पर छोड़े गए खाने के बंडल को खोला। एक खड़खड़ाहट के साथ अंदर का सामान बाहर गिर गया। चलो देखते हैं। हम्मक, जर्की, डिब्बाबंद सामान, छिलके वाले फल, ऐसी चीजें जो कुछ समय तक चल सकती हैं। ईशान ने खाने का निरीक्षण करते हुए कहा, खराब होने से बचाने के लिए आपने ऐसी चीजें नहीं रखीं जो अच्छी तरह से स्टोर नहीं होती। लेकिन जिस नाव का आप इस्तेमाल कर रहे थे, उसे देखते हुए ब्लैकबर्ड पायरेट का ठिकाना इस द्वीप से 5 दिन से ज्यादा दूर नहीं हो सकता। अगर यह ज्यादा दूर होता तो आप एक बड़ी नाव इस्तेमाल करते, हैं ना? क्या मैं सही हूं? ईशान के विश्लेषण पर बरगेस का शरीर थोड़ा कांप उठा। हालांकि उसने जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया और हाव भाव को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ईशान, जिसका पैर अभी भी बरगेस पर दबा हुआ था, ने अपने शरीर में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया, जिससे उसके संदेह की पुष्टि हो गई। 5 दिन सबसे लंबा अनुमान है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह 3 दिन से भी कम होगा, ईशान ने इत्मीनान से कहा। चूंकि तुम्हें और वैन ऑगर को खाना इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, इसका मतलब है कि तुम्हारा सामान कम पड़ रहा है। अगर वापस आने में 5 दिन लगे तो टीच और बाकी लोग शायद भूखे मर जाएंगे। मुझ पर शक मत करना, मैंने व्हाइटबियर्ड के जहाज पर भी समय बिताया है। मुझे पता है कि उस आदमी की भूख कितनी ज्यादा है। बरगेस के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। और तुम्हारी छोटी नाव की गति को देखते हुए 3 दिन की यात्रा 1000 समुद्री मील से ज्यादा नहीं तय कर पाएगी। ईशान ने बिना रुके हर बिंदु का विश्लेषण करते हुए धीरे धीरे बरगेस की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं उड़ सकता हूं।
अगर मैं इस द्वीप को केंद्र बनाकर 1000 समुद्री मील के दायरे में खोज करूं तो मैं तुम्हारा ठिकाना ढूंढ लूंगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम मेरे किसी काम के नहीं रहोगे और मेरे पास तुम्हें काटकर समुद्री राजाओं को खिलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। बर्गेस अब खुद को रोक नहीं पाया। वह ईशान पर चिल्लाया, तो क्या हुआ? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यकीन करूंगा कि तुम मेरी जान बख्श दोगे? बिल्कुल नहीं, ईशान ने साफ जवाब दिया। तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हारी मौत को जल्दी से खत्म करने पर विचार कर सकता हूं, क्योंकि तुमने मुझे कुछ परेशानी से बचाया। अलाबस्ता में जब ईशान ने ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को पकड़ा तो उसने उन्हें खत्म करने का फैसला कर लिया था। हालांकि उस समय क्योंकि आरव ने उन्हें न्याय के लिए व्हाइटबियर्ड के पास वापस ले जाने पर जोर दिया, ईशान को उन्हें जाने देना पड़ा। लेकिन इस बार जब वे फिर से उसकी गिरफ्त में थे तो ईशान को अपना काम पूरा करने से कोई नहीं रोक सका। बर्गेस को उम्मीद नहीं थी कि ईशान इस बारे में इतना स्पष्ट होगा, और एक पल के लिए तो उसकी आंखें सदमे से बाहर निकल आईं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे जानकारी लेनी है तो कम से कम पहले मुझे धोखा तो नहीं देना चाहिए था। इस स्थिति का सामना करते हुए बर्गेस के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। तभी ईशान के बाएं हाथ में अचानक एक नीली बैंगनी लौ जल उठी। उसने धीरे से हाथ हिलाया और लौ भी उसके साथ लहराने लगी। देखो, तुम्हें मेरी क्षमताओं का कुछ अंदाजा तो होगा, लेकिन मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं, ईशान ने बर्गेस की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मेरी ज्यादातर क्षमताएं सजा देने के लिए खास तौर पर उपयोगी नहीं हैं, लेकिन यह ज्वाला अपवाद है। इसका एक अनोखा असर है जो व्यक्ति की समयबोध को जड़ कर देता है। यानी जब मैं तुम पर यह ज्वाला जलाऊंगा तो तुम्हारा शरीर तुरंत भस्म हो जाएगा और जलकर राख हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया जैसी लगेगी। तुम्हारी समयबोध की गति धीमी होने के साथ तुम अपनी त्वचा के हर इंच, मांस के हर टुकड़े, यहां तक कि हर हड्डी को धीरे धीरे विघटित होते हुए देखोगे। हालांकि जलने का दर्द बिल्कुल कम नहीं होगा। जो पीड़ा का एक छोटा सा पल होगा वह 1 घंटे, शायद कई घंटों तक भी खिंच जाएगा। उफ उफ, ईशान ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। मुझे भी लगता है कि यह थोड़ा अमानवीय है। मैंने असल में यह मूव सिर्फ मैरी जॉयस में सेलेस्टियल ड्रैगन्स के घरों को जलाते समय इस्तेमाल किया था, लेकिन किसी इंसान पर इसका इस्तेमाल करना खैर पहली बार होगा। ईशान, जाहिर है ईशान यागामी कार्ड के विशेष कौशल 8 वाइन कप की बात कर रहा था। वह इस कार्ड को बदलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन चूंकि उसे अभी तक कोई उपयुक्त विकल्प नहीं मिला था, इसलिए यह अभी भी उसके कार्ड स्लॉट में लगा हुआ था। अब यह बर्गेस से जानकारी निकालने के लिए एकदम सही लग रहा था। जैसे ही ईशान ने अपनी क्षमता का वर्णन किया, बर्गेस की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। घंटों तक दर्द सहने का विचार उसके लिए समझ से परे था। उसने सोचा कि शायद ईशान उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने इस संभावना पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं की। वह यह पता लगाने का जोखिम नहीं उठा सकता था कि ईशान गंभीर है या नहीं। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था, ईशान अचानक चिल्लाया। मेरे पास एक और तरकीब है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। इससे पहले कि बर्गेस प्रतिक्रिया कर पाता, ईशान ने तेजी से अपनी तलवार सेनबोनजाकुरा उठाई और बर्गेस की छाती पर वार कर दिया। एक झटके से ईशान के ब्लेड ने बर्गेस की छाती पर 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबा गहरा घाव कर दिया। बर्गेस अपनी शक्तिशाली काया और प्रबल ऊर्जा के साथ तुरंत ही हवा में खून की धार छोड़ गया।
बिना किसी चेतावनी के ईशान के हमले से स्तब्ध बरगेस दर्द से चीख पड़ा, क्योंकि घाव का तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। लेकिन कुछ ही पलों बाद ईशान ने बरगेस के सीने के घाव पर अपना हाथ रखा और द्वैत स्वर्गीय वापसी कवच की उपचारात्मक रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे बरगेस के सीने का घाव भरने लगा। कुछ ही देर में बरगेस का खून बहना बंद हो गया और उसकी छाती ठीक हो गई तथा ईशान द्वारा पहुंचाए गए घाव का कोई निशान भी नहीं बचा। यह बरगेस हक्का बक्का रह गया। अब समझ रहे हो? ईशान मुस्कुराया, उस पर पैर रखते हुए नीचे देखते हुए। मैं तुम्हें आसानी से सैकड़ों बार काट सकता हूं और फिर ठीक कर सकता हूं, और फिर तुम्हें सैकड़ों बार और काट सकता हूं। जब तक मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हर बार ठीक कर सकता हूं। लेकिन फिर तुम्हें बार बार टुकड़ों में कटने का डर सहना पड़ेगा। देखते हैं कि तुम पागल हुए बिना टिक पाते हो या नहीं। तुम दीदानव। बरगेस बेकाबू होकर कांप रहा था। जब ब्लैकबर्ड पायरेट्स का पहली बार ईशान से सामना हुआ तो ईशान का ज्यादातर ध्यान टीच पर था और बरगेस कुछ खास नहीं दिखा। इसका मतलब था कि बरगेस ईशान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, उनके कप्तान टीच से भी ज्यादा शक्तिशाली। हालांकि अब जब वह अकेले ईशान का सामना कर रहा था तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि ईशान वाकई कितना भयानक था। तो क्या अब आप बात करने के लिए तैयार हैं? ईशान ने सेनबोनजाकुरा की नोक को हल्के से बरगेस की छाती पर फेरते हुए पूछा। ब्लेड को अपनी छाती पर घसीटने के इस दुर्भावनापूर्ण कृत्य ने बरगेस को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। ब्लेड की ठंडी तेज धार ने उसके शरीर के हर रोंगटे खड़े कर दिए। मैं बरगेस हिचकिचाया, ईशान के दबाव में डगमगा गया। जैसा कि ईशान ने बताया था, ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के सदस्य सच्चे समुद्री डाकू थे। वफादारी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो असल में उन पर लागू होती हो। इस विशाल सागर में हर दिन अनगिनत समुद्री डाकू उभरते हैं। कुछ नए बने दल होते हैं, लेकिन कई अपने पूर्व कप्तानों की हत्या करके सत्ता में आते हैं। लालच और विश्वासघात समुद्री लुटेरों के लिए आम बात है। अगर टीच मूल कहानी की तरह व्हाइटबर्ड पायरेट्स पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लेता और ट्रेमर फल पर कब्जा कर लेता और 4 सम्राटों में से एक बन जाता, तो बरगेस और बाकी लोग उसके प्रति वफादार हो सकते थे। एक शक्तिशाली टीच अपनी ताकत से उन्हें आसानी से दबा सकता था। लेकिन अब ईशान के हस्तक्षेप के कारण टीच शुरू से ही नरक मोड़ पर खेल रहा था। व्हाइटबियर्ड पायरेट्स से अलग होने से पहले टीच ने न सिर्फ एक बार ईशान के हाथों अपना दिल खोया था, बल्कि समुद्र का सरदार बनने के बाद भी वह ज्यादा समय तक अपनी हैसियत का आनंद नहीं ले पाया था। इंपेल डाउन पर अपने हमले के दौरान उसे बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा और वह अपने मूल समूह को फिर से संगठित नहीं कर पाया, जिससे उसकी ताकत काफी कमजोर हो गई। अब व्हाइटबियर्ड पायरेट्स और विश्व सरकार दोनों ही उनका पीछा कर रहे थे। हालांकि वे कुख्यात थे, फिर भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। वे अभी भी संघर्ष कर रहे थे। इन हालात में समुद्री डाकू होना बेहद निराशाजनक था। यहां तक कि खाना खरीदने के लिए भी छुपकर जाना पड़ता था। कोई ऐसी जिंदगी का आनंद कैसे ले सकता है? तो बरगेस और बाकी लोग पहले से ही अंदर कुछ नाराजगी पाल रहे थे। अब जब ईशान उस पर कदम दबाव डाल रहा था, तो बरगेस सोचने लगा कि क्या अब और देर करना उचित होगा। हो सकता है वैन ऑगर ने डैन मुशी के जरिए कैप्टन से संपर्क कर लिया हो कि वह कहीं और चले जाए। बरगेस ने मन ही मन सोचा, अगर ऐसा है तो अगर मैं उसे बता भी दूं तो शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही बरगेस मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण टूटने की कगार पर था और बोलने ही वाला था,
अचानक उसकी कनपटी पर एक जोरदार आवाज हुई और खून की फुहार फूट पड़ी। कनपटी सिर का किनारा। बर्गेस की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई, उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया। वह मृत है। ईशान सदमे में बर्गेस को देखता रहा, जबकि दूर से गोली चलने की आवाज हवा में गूंज रही थी। वो वैन ऑगर था। ईशान को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। वैन ऑगर ने अपने ही क्रू मेंबर को गोली मार दी थी। ईशान ने सोचा था कि बर्गेस को चेतावनी देने के बाद वैन ऑगर छिप जाएगा, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वैन ऑगर इतना दुस्साहसी होगा। वह लगातार छुपकर देख रहा था, और जब उसने देखा कि बर्गेस को पकड़ लिया गया है, तो उसने सबसे पहले कार्रवाई की, बर्गेस को मार डाला ताकि वह समुद्री डाकुओं के दल का पता न बता सके। अरे, उसके तरीके तो मेरे तरीकों से भी अधिक क्रूर हैं। ईशान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बर्गेस की गोली लगने के तुरंत बाद उसने बर्गेस का स्टील आर्म गार्ड पकड़ा और बिजली की चमक से उसे पिघलाकर एक छोटी सी लोहे की गेंद बना दी। गोली की दिशा याद करके उसने तुरंत रेलगन से गोली चला दी। यह बुनियादी काउंटर स्नाइपिंग ज्ञान है। स्नाइपर के स्थान बदलने से पहले मूल दिशा पर हमला करें। बढ़ी हुई आक्रमण शक्ति और भारी प्रक्षेपास्त्र के साथ ईशान की रेलगन अब और भी दूर स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम थी। बेशक इसके लिए उसे लक्ष्य पर नजर रखनी जरूरी थी। इस मामले में वैन ऑगर का स्थान बहुत दूर था, और वैन ऑगर के पास मौजूद लंबी दूरी के ऑप्टिक्स के बिना ईशान ठीक ठीक पता नहीं लगा पा रहा था कि वह कहाँ है। लेकिन कोन को देखते हुए अगर वैन ऑगर छोटी नाव पर नीचे बैठे बर्गेस पर गोली चलाना चाहता, तो उसे खुद को ऊंची जमीन पर रखना पड़ता। इसलिए ईशान ने शहर के किसी भी नागरिक को मारने की चिंता किए बिना अपनी रेलगन की गोली थोड़ी ऊपर की ओर दागी। इसके बाद एक विशाल ध्वनि विस्फोट हुआ, जब वह छोटा सा लोहे का गोला एक धधकते सफेद धूमकेतु की तरह समुद्र के पार चला गया तथा सीधे शहर में स्थित एक ऊंचे कांच के टावर की ओर बढ़ गया। टावर के ऊपर वैन ऑगर, जो अपना स्नाइपर स्कोप इस्तेमाल कर रहा था, बस जाने ही वाला था। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि ईशान का पलटवार इतनी जल्दी होगा। जब उसने उस तेज सफेद रोशनी को अपनी ओर आते देखा, तो उसे सोचने का भी वक्त नहीं मिला। उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की और एक ही झटके में टावर से छलांग लगा दी। धमाका! ईशान की रेलगन ने टावर के ऊपरी हिस्से को तहस-नहस कर दिया और भीषण विस्फोट से कांच के अनगिनत टुकड़े हवा में उड़ गए, जिससे इसे देखने वाले शहरवासी डर के मारे चीखने लगे। वैन ऑगर जल्दबाजी में कूदा था और जमीन पर गिरते ही गलती से उसका टखना मुड़ गया। लेकिन वह अपने पैर के दर्द की परवाह नहीं कर सका और तुरंत अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता हुआ लंगड़ाता हुआ पास की एक गली में भागा। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही वह गली में मुड़ा, एक गर्जना की आवाज आई और ईशान सुपरसोनिक गति से उड़ते हुए ध्वस्त टावर पर पहुंचा और हर जगह उसका कोई निशान ढूंढने लगा। ईशान का पूरा शरीर सुनहरी आभा से घिरा देखकर वैन ऑगर का दिल बैठ गया। इतने कम समय में ही ईशान की शक्ति और भी भयानक हो गई थी। उसकी उड़ने की गति इतनी तेज कैसे हो गई? उसने हमला किया और अब तो वह यहां आ ही गया। कैप्टन, ओह कैप्टन, आपने इस आदमी को कैसे उकसाया? वैन ऑगर गली के अंधेरे कोने में छिप गया, अपनी धड़कनों को स्थिर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि उसके टखने में मोच आ गई थी और उसकी गतिशीलता कम हो गई थी, इसलिए भागने की कोशिश करने से वह और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगा। इसलिए अब वह बस यही दुआ कर सकता था कि उसने जो जगह चुनी है वह उसे ईशान की नजरों से बचा ले। इस बीच ईशान भौहें चढ़ा रहा था।
हालांकि वह पहले ही मौके पर यहां पहुंच गया था और उसने अपना एनफील्ड सक्रिय कर दिया था। शायद टावर के ढहने और उसके अचानक प्रकट होने की वजह से आसपास के शहरवासी इकट्ठा होने लगे थे। हालांकि वे पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, बस दूर से ही सावधानी से देख रहे थे। उनकी उपस्थिति वास्तव में उसकी धारणा में बाधा डाल रही थी। मैं वर्तमान में निम्नलिखित उपन्यासों का अनुवाद कर रहा हूँ। सुपर कार्ड सिस्टम, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं और अधिक अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे पैट्रेयो की सदस्यता लें। सड़क के कोने में छिपकर वैन ऑगर सोच रहा था कि कैसे भागा जाए। बर्गेस एक क्रूर, असभ्य और लापरवाह आदमी था, लेकिन वैन ऑगर ऐसा नहीं था। ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के स्नाइपर होने के नाते वह दल का सबसे शांत सदस्य था। हालांकि इस बार उसका अनुमान गलत था। अगर वह शहर की भीड़ में घुल-मिल जाता और बर्गेस को सचेत करने के लिए ईशान पर हवा में गोली चलाने के तुरंत बाद वहां से निकल जाता, तो ईशान उसे कभी नहीं ढूंढ पाता। लेकिन बर्गेस को चेतावनी देने के बाद वहां से जाने के बजाय उसने एक और गोली चलाई और उसे मार डाला। वैन ऑगर की नजर बहुत अच्छी थी। वह ईशान को बर्गेस से पूछताछ करते हुए देख सकता था, इसलिए उसे पता था कि बर्गेस दबाव में आकर टूट जाएगा और उनके छिपने की जगह बता देगा। चालक दल की रक्षा के लिए वैन ऑगर के पास बर्गेस की बलि देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुपरसोनिक उपनाम से प्रसिद्ध उसके पास एक विशेष रूप से निर्मित राइफल थी जो सुपरसोनिक गोलियां दाग सकती थी, जो उनकी आवाज सुनाई देने से पहले ही वार कर देती थीं, जिससे उनका बचाव करना लगभग असंभव हो जाता था। ईशान को लगा था कि वैन ऑगर बच निकलेगा, इसलिए उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह दूसरी गोली चलाएगा। नतीजतन ईशान समय रहते बर्गेस को नहीं बचा सका और वैन ऑगर ने उसे सफलतापूर्वक मार डाला। बर्गेस की मौत के बाद ईशान की डबल हेवन रिटर्न शील्ड भी उसे वापस नहीं ला सकी। वैन ऑगर का फैसला समझदारी भरा था। बर्गेस कोई खास ताकतवर लड़ाका नहीं था, वह बस टीच के बाद आने वाले शुरुआती सदस्यों में से एक था और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। बर्गेस को मारकर चालक दल की रक्षा करने से उन सभी को बचने का मौका मिल गया। हालांकि वैन ऑगर की गलती यह थी कि उसने ईशान के पलटवार की गति का अंदाजा नहीं लगाया था। अब वैन ऑगर ईशान के बहुत पास छिपा हुआ था। अगर वह जल्दी से भागने की कोशिश करता तो ईशान जरूर उसे देख लेता। इसके अतिरिक्त कांच की इमारतों से बना यह शहर अक्सर प्रकाश को परावर्तित करता था, इसलिए वैन ऑगर को और भी अधिक सतर्क रहना पड़ता था। दीवारों से सटा हुआ वैन ऑगर सबसे अंधेरे और छायादार इलाकों से गुजरता रहा और अपने आसपास की इमारतों पर लगातार नजर रखता रहा ताकि उसका प्रतिबिंब उसकी स्थिति का पता न लगा सके। जब तक वह ईशान से दूर रह सकता था, उसे देखे जाने की चिंता नहीं थी। वैन ऑगर चुपके से ईशान की नाक के नीचे से खिसक रहा था, जबकि ईशान ऊपर हवा में मंडरा रहा था। नीचे शहरवासियों की श्रद्धा भरी निगाहों को महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ सी आ गई थी। इन नागरिकों की मौजूदगी ईशान के एनफील्ड में बाधा डाल रही थी, जिससे वैन ऑगर की गतिविधियों को भांपना मुश्किल हो रहा था। अगर यह सिलसिला और लंबा खिंचता तो वैन ऑगर को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता, इसलिए ईशान बेचैन होने लगा था। हालांकि वह अभी तक वैन ऑगर को छिपने से बाहर निकालने का कोई अच्छा तरीका नहीं खोज पाया था। इस क्षण कुछ नगरवासी ईशान को पहचानने लगे। उसके पूरे शरीर पर फैली सुनहरी आभा के बावजूद उसकी पीठ पर लगे ज्वलंत पंख उसकी पहचान थे। जिन लोगों ने न्यू एड वार की लड़ाई देखी थी, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि आकाश में वह आदमी कोई और नहीं बल्कि ईशान ही था और पूरे नगर में दहशत फैल गई। ये नगरवासी साधारण लोग ही थे
और चूंकि ग्लास विश्व सरकार का एक सदस्य राष्ट्र था, इसलिए उनकी अधिकांश जानकारी सरकारी प्रचार से प्रभावित थी। विश्व सरकार के चित्रण के अनुसार ईशान एक खतरनाक और निर्दयी समुद्री डाकू था। एडमिरल अकैनो की कलाई तोड़ने वाले व्यक्ति का दर्शन मात्र ही पूरे शहर में उन्माद फैलाने के लिए पर्याप्त था। लोग सभी दिशाओं में भागने लगे और सेना से सुरक्षा की तलाश में शहर के केंद्र की ओर बढ़ने लगे। कुछ लोगों ने तो घबराहट में लाल बालों वाले समुद्री डाकुओं के बारे में भी सोचा और चिल्लाने लगे कि कोई उनसे संपर्क करे। जो लोग ईशान और शरद के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने मान लिया था कि ईशान चार सम्राट शरद को चुनौती देने और उनके क्षेत्र पर कब्जा करने आया है, यह मानते हुए कि ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं और लाल बालों वाले समुद्री डाकुओं के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। जैसे ही अफरातफरी मची, ईशान हताश हुए बिना नहीं रह सका। पहले की अव्यवस्था में वैन ऑगर को ढूंढना पहले से ही काफी मुश्किल था, लेकिन अब इस पूरी तरह से फैली दहशत के कारण किसी भी चीज को पहचानना और भी मुश्किल हो गया था। हालांकि उस समय ईशान को अचानक याद आया कि ये शहरवासी तो बस साधारण नागरिक थे। हाँ, अगर ऐसा है तो समाधान आसान है। ईशान की आंखें चमक उठीं और उसने कोई योजना सोची। अभी भी हवा में तैरते हुए अगले ही पल उसने ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट किया। अपने सुपर साई रूप में ईशान ने पहली बार अपनी कॉन्करर की हकी को पूरी ताकत से छोड़ा। उसकी हल्की काली आभा पूरे शहर में फैल गई और फिर पूरे द्वीप पर, पूरे देश में फैल गई। ग्लास पहले से ही कोई खास बड़ा देश नहीं था और सुपर साई पावरअप के साथ ईशान के कॉन्करर की हाकी की रेंज और भी ज्यादा हो गई थी। इतने शक्तिशाली मानसिक आघात और आध्यात्मिक प्रभाव के चलते इस देश के नागरिक एक साथ ढह गए। ईशान निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह वान ऑगुर को भागने नहीं दे सकता था, इसलिए उसके पास इन साधारण लोगों को अचेत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आम लोगों और ईशान की ताकत में बहुत ज्यादा अंतर था। उनके विजेता के हकी के प्रभाव का सामना करते हुए उनके पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। सौभाग्य से इस प्रभाव से उनके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना केवल उनकी चेतना जाती, जिससे यह ईशान के लिए सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका बन गया। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग, जहां भी ईशान की हाकी फैली, लोग झुंड में टूट पड़े। यह छोटा सा द्वीप राष्ट्र पल भर में ही साफ हो गया। सिर्फ आम लोग ही नहीं, द्वीप पर मंडरा रहे कुछ समुद्री डाकू भी ईशान की हाकी के प्रहार का सामना नहीं कर सके। अपनी अपनी ताकत के बल पर वे शहर के निवासियों से थोड़ी देर ही टिक पाए, उसके बाद वे भी गिर पड़े। शहर के बीचों बीच ग्लास के राजा का महल था, जहां ज्यादातर शाही पहरेदार तैनात थे। उन्हें हालात की खबर मिल चुकी थी और वे लामबंद होने ही वाले थे कि जैसे ही ईशान की हाकी उन पर पड़ी, ये सिपाही भी बेहोश हो गए। अंत में पूरे द्वीप पर केवल कुछ ही लोग बचे थे। वैन ऑगर, जो चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसका सिर घूमने लगा और उसे तेज मतली आने लगी। उसे वहीं रुकना पड़ा और तुरंत उल्टियां होने लगीं। उल्टी करते हुए उसने देखा कि आसपास के लोग एक एक करके बेहोश हो रहे थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने चक्कर आने पर काबू पाया और खुद को संभाला, उसे एहसास हुआ कि पूरी गली में सिर्फ वही अकेला बचा था। नहीं, ठीक नहीं। वैन ऑगर चौंक गया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि चक्कर कॉन्करर की हाकी के प्रहार की वजह से आ रहा है। इस शहर में ऐसी हाकी निकालने वाला इकलौता इंसान ईशान ही था। घबराहट में वैन ऑगर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश होने का नाटक करने लगा तथा लोगों के बीच घुलने मिलने की कोशिश करने लगा।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईशान की आकृति अचानक इस क्षेत्र के ऊपर आकाश में प्रकट हुई। जब ईशान ने अपना कॉन्करर हाकी छोड़ा